दादा साहब, ये इस पे क्या कहेंगे जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे सवाल उठाए गए कि आपका गला भी खुश्क हो रहा है, आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आप 4 साल खामोश भी रहे हैं, आपकी बेटियां आपके हक में नहीं हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगे? मुझे एक बात, बड़ा सिंपल सी एक बात, हम बोले तो पकड़े जाएं, वो शोर भी डालें तो उन्हें पूछे कोई ना। बात यह है कि इन्हीं के बयान, इन्हीं की वीडियो, इन्हीं की ऑडियो मौजूद है ना, सारी दुनिया ने सुनी हुई है ना, सुनी हुई है ना। जी जी। उसके बाद मुझे बताया कि इद्दत केस ये 5 साल बाद क्यों याद आया, और आज इतनी बड़ी शख्सियत थी। मुझे तो इस तरह लगा कि किसी मुल्क का कुछ सरबरा आ गया है और 20 मिनट पहले इस तरह टेंशन किया गया कि जनाब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। फिर अचानक से देखा तो मानिका साहब बैठे हुए थे, हाबर मानिका साहब, और वो मोबाइल से चीज़ें सुना रहे थे और ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिन्हें सुनकर गुस्सा भी आता था, हंसी भी आती थी, और ये भी आता था कि या अल्लाह झूठ कितना क्लियर बोला जा रहा है। क्यों ये बोल गए कि इनके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो लिया था। यासर साहब, याद है आपको? जी याद है कि जनाब आज जिस तरह हज़रत बाबा फरीदगंज शक रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक है, वहां पर कोई गद्दी नशीन नहीं, यही सब कुछ हुआ करते थे, इनके लिए जगह महसूस हुआ करती थी। बोल गए कि तकर्रर तबादले किनके कहने पे होते थे। उस वक्त इद्दत केस याद नहीं था, उस वक्त इस्लाम की रूह से क्या होता है याद नहीं था। खुद कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, नवंबर में तलाक दी, दिसंबर में बच्चों को पता चला। यार इनके बच्चे किसी और मुल्क में रहते थे, इनकी उस दौरान बच्चों से फोन पे बात नहीं होती थी। सब बहुत संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप यार, बड़ी संजीदा थी। आफरीन, क्या था सर उनके साथ? कोई नया बम बनाया सर? इंतहाई संजीदा थी राना साहब, इस तरह ना किया करें। इंतहाई इतनी संजीदा थी कि उनके साथ जो बराजमान शख्स थे वो 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट लूडो खेलते रहे मोबाइल के ऊपर। तो ये संजीदगी का आलम आप भी तो देखें ना। कुछ पूरी कौम लूडो चलाती है, तुसी एंड पे जाके डांग मार देंगे हो। लेकिन ये लूडो नहीं कह रहे, ये सप वाली गेम नहीं पीछे होती, वो पीछे वाली 99 पे हमें डांग मारते हैं, हम फिर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ जो आज जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने किया है ना, माफ़ी है, कल पता लगना कि और टैक्स निकल गया। असं रात को खुशी जी सोना नहीं, 3 पखे भी ला रहे हैं, लाओ पुत्र तुम ही ला पखा, तुम ही ला पुत्र तुम ही ला। वज़ीर आज़म साहब ने कहता है जनाब कमाल दिए, ओ कोई मसला ही नहीं का, उन्होंने ओवरलोड होना ही कोई नहीं। तो सुबह आपने जनाब ने मुझे आके कहते होना राती 4 साल चले जाए मीटर ये चले तजम्मल कलीम का शेर है ना कि जित लेना ते खोना एक बराबर नहीं, दुखिया नाल ते साडे यके ना मारो। तो आजकल तो हुकूमत इसी तरह कर रही है। तो ये प्रेस, अगर जो शख्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझता है कि बड़ी थी, मैं तो समझता हूँ कि आज मैं तो इस इंतज़ार में था कि शायद किसी तरफ से आवाज़ आएगी कि जनाब फौरी तौर पर 100 मोटो एक्शन लिया गया है, और फिर पूछा जाएगा जनाब इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह दिखाई गई। फिर पूछा जाएगा जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या आने वाले फैसले पर असरअंदाज होने के लिए थी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी को दबाव में लाने के लिए थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस लिए थी? अच्छा, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे किसी एक चीज़ की समझ नहीं। या सर आप मुझे बता दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस लिए थी? ये तो नहीं पता होगा, जो नहीं बता देना मुझे तो इस बात। क्या एक बंदा जब 3 दफ़ा तलाक दे के खुद कहता है मैंने तलाक दे दी, उसके बाद उसे क्या, उसकी बीवी क्या कर रही है? मुझे बता देना। खुद कह रहा है मेरी बीवी नेक साले बेहतरीन है, कोई शक नहीं है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ नहीं निकला। तो अब इस पे आ गए। इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था इस केस के एक अहम गवाह की, वो सोशल मीडिया पर बड़ी कमाल चली हुई है यार। क्या? खान साहब मुंह धो रहे हैं, वो टिश्यू पकड़ के खड़े, चौधरी साहब जो भी है वो टिश्यू पकड़ के खड़े, मुझे लगता है उनकी ड्यूटी और शायद टिश्यू पे थी, तो वो अदब में खड़े हो गए, दोस्ती होती है ना। तो फिर आप कहते हैं कि जनाब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो अभी तक नहीं, मैं अभी तक इस केस पे फंसा हुआ हूँ कि ये आज मानिका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस मकसद के लिए।
अगर तो वो कुछ तबलीग कर रहे हैं तो उस तबलीग का असर सबसे पहले अपने ऊपर लें और ये बताए कि इस सारे तलाक और इस सारे वाक़यात के बाद अगर किसी औरत पर बुख्तान लगाया जाए तो उसका इंजाम क्या होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसका क्या है। और अगर एक घर में 4 फर्द रहते हैं, मान लें जिस तरह एक गवाह पेश किया गया था, याद है ना, एक घर का मुलाजम, हाँ जी, उस पर कानूनी तौर पर शरई तौर पर क्या जुर्म आयद होता है? वो बावर्ची जो था, बावर्ची था कि ड्राइवर था, जो भी था, उस पर शरई तौर पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है? और इन पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है कि 4 से 5 साल चुप रहे, इनकी जबान को ताला रहा, ये बादशाह रहे उस इलाके के, ताइनातियां क्या क्या चीजें होती थी। फिर ये भी बता दें जिस केस में ये एंटी करप्शन ने पकड़ के ले गई थी, उस केस का क्या बना है? क्या वो केस खत्म हो गया? हाँ जी, वो तो उसी वक्त ही खत्म हो गया। वो झूठा केस है ना इन पे, यार ये बताया ना, झूठा केस था सर। वो उसी तरह केसेस मैं जिस तरह के मैं कह रहा हूँ जी, वो झूठा केस था। मैं अब सर कौन कौन से नाम गिनवाने आपको शुरू करूँ? जो केसेस अभी भुगत रहे हैं वो किसी और पे भी केसेस थे, लेकिन यार मुझे बताया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। और खासा पे एक केस है, उसमें कह रहे हैं जी चक्री पे रुके और एक सब इंस्पेक्टर का वहां से गुजर हुआ और उसने सुना कि कप्तान जो है वो फलां फलां हदायत दे रहा है, तो सब इंस्पेक्टर उस टाइम सुता रहा, उसने आगे इतला ही नहीं दी, उसने आगे इतला ही नहीं दी कि इस मुल्क के साथ ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं कि जनाब आप फौरी तौर पर ये कोई एक्शन लें। सब इंस्पेक्टर साहब की रसाई नहीं होगी, अगर आज़म मकासद जो है अब रसाई हो गई है, हो गई है यार, ऐप पे गल ना डालो, इसे खड़ो जरा ब्रेक ला लांगे ईडी जरी तानु जल्दियां भैया नहीं, क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब क्या रसाई हो गई है? अब हो गई ना, आला हुकाम तक वो फिर इतना अरसा उन्होंने रसाई के लिए कोशिशें की, तो इनकी क्या इनकी कहां तक रसाई हुई है? मौसूफ खबर मलिका साहब, तो इनकी भी 4 साल तक रसाई नहीं हो सकी, इसलिए अब रसाई हुई है। तो 4 साल ही तो रसाई थी इनकी, अब रसवाई है। और भाई 4 साल रसाई थी, अब रसवाई है। जाग नहीं तो पाक पतन की गली हल्लों से पूछ के देख ले, मैं भी आज होके आया हूं उधर से यार, उर्स मुबारक है। अच्छा, पूछ के तो देख लें। आप पूछ के आए हैं? मैं तो जाग देख के भी आया हूं। आप ऐनी शाहिदीन में से? नहीं मनु ऐनी शाहिद ना बनाओ। कैसर अहमद शेख साहब वाला वही मामला कि जो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत से दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं, तो फिर सियासत में दिलचस्पी किस हद तक रह गई होगी उनकी? अच्छा, कैसर शेख साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और एक वाहद आदमी है जिसमें करप्शन नहीं है जिनमें ना सियासत में, और वाहद आदमी है जो बेचारे खुद ही अपनी जमात के ख़िलाफ़ ही खुद कशबम्बार बन जाते हैं। शरीफ आदमी सच बोल जाते हैं ना। बात यह है कि मियाँ साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब आपने मियाँ नवाज शरीफ को बाहर से बुलाया क्यों था? बाहर से आपने बुलाया, इस बड़े धूमधाम से आपने एक जलसा किया, सारे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया, तो मियाँ साहब देता हूँ कबूतर उड़ाते, उसके बाद इलेक्शन में तोते उड़ा दिए। मतलब ये 2-3 काम आपने कर दिए। एक बंदे को आप वज़ीर आज़म बनाने के लिए लेकर आते हैं, उसके लिए आप सारा बाज़ार सजाते हैं, सारी ग्राउंड सजाते हैं, दुनिया की हर सहूलत उसे मुयस्सर होती है। इलेक्शन में 1 साइडेड इलेक्शन आप उसके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले आप तमाम अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लीड्स लगवा देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, और बाद में बेचारे उनका हाल ये है कि एक वो सिंपल से MNA है, और उस MNA बनने के बाद वो असम्बली के इजलास में भी एक दफ़ा ही गए हैं ना गालबन, बाकी तो 1 या 2 दफ़ा गए हैं, बाकी छुट्टियों पे चले गए हैं। और छुट्टियों की बीको मुझे लगे थे, किस में लगे हुए थे? किसमें? बीको में लगे थे, पाकिस्तान रेलवे में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं? छुट्टियों पे चले गए। ओ यार, पार्लियामेंट के लिए आए हैं वो, इस मुल्क की खिदमत के लिए आए, उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। आप कहते छुट्टियों पे चले गए, आफरीन है यार आप पे। यार वो आप सोचने वाली बात यह है कि वो इतना मायूस क्यों है? उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। देखें, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को उनकी दोनों को एक दूसरे की बड़ी ज़रूरत है। तो इस पर मियाँ साहब को इस मुश्किल तरीन वक्त में, जब कौम जो है वो बिजली के बिलों से बिलबिला उठी है, जब कौम जो है वो एक एक खाने के नवाले को तरस रही है, इस वक्त में मियाँ साहब का अवाम में आना, अवाम को हौसला देना और अवाम के लिए कुछ करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर शेख साहब की बात दुरुस्त है कि वो मायूस हो चुके हैं, तो वो मायूस पता किससे हुए हैं? फिर किससे भी हुए? शहबाज शरीफ साहब से। भाई से। तो उनकी है,
मरीम नवाज साहबा से, हुकूमत तो उनकी है। आसफ अली जरदारी साहब से, हुकूमत में वो भी हैं। और इसी तरीके से सिंध के वज़ीर आला से, KPK के वज़ीर आला से, और सबसे जितने भी वज़ीर आला है वो सबसे मायूस हो चुके हैं। अगर वो इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, अगर इस हुकूमत से मायूस हो चुके हैं, तो फिर तो मियाँ साहब को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपनी बेटी से भी कहें कि छोड़ दे हुकूमत, भाई से भी कहें छोड़ दे हुकूमत, और अवाम में आए और अवाम से आके कहें कि नहीं भाई, मैं आपके साथ जीता हूँ, आपके साथ मरता हूँ। आप यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं और मैं मरी में रहूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में रोटी ना हो और मैं खाना खाऊं, ये नहीं हो सकता। आप बिजली के बिलों के लिए अपने घर का सामान बेचे और मुझे पता ना हो, ये नहीं हो सकता। मियाँ साहब को तो फिर हकीकी लीडर है, उन्हें तो ऐसा करना चाहिए। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद किसी वक्त भी ये इतला आ जाए और यासर साहब के मियाँ साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और मियाँ साहब ने कहा नहीं भाई छोड़ दो हुकूमत। अगर वो वाकई, अगर कैसर अहमद शेख साहब की बात वाकई दुरुस्त है, अगर तो मानेंगे दुरुस्त है, हम क्यों नहीं मानेंगे दुरुस्त है, वफाकी वजीर है, हम तो मानेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे हैं ना, फिर वफाकी वजीर है, तो फिर मियाँ साहब अपनी हुकूमत से मायूस हैं। अगर मियाँ साहब मायूस हैं तो फिर मुझे बताएं ये 25 करोड़ आवाम जो है वो खुशहाल होगी? फिर तो पूरी कौम ही मायूस है ना, वो तो थी। और मियाँ साहब ने तस्दीक कर दी। और कैसर अहमद शेख साहब आपकी शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने कौम को बता दिया, और ये एक अच्छी बात है। सर ये MKM बड़ी खामोश आजकल, काम पूरे हो गए उन्होंने। कौन से काम? वो मुझे एक बात तो बताएं, MKM ना उस दिन बोलेगी जिस दिन उसे पता होगा इक़्तिदार में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया, फिर अचानक से छोड़ देगी इनको, यही होगा ना। क्या करें बेचारे MKM वाले, मैं उनको बेचारे इसलिए कहता हूँ, एक तरफ से पड़ जाती है पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है उनसे कमिटमेंट करके पूरी नहीं करती। कराची के जो हालात है, बारिश आए पानी नहीं निकलता, बारिश ना हो पानी नहीं होता, ठीक है, बिजली नहीं होती, वहाँ के लोग 22-22 घंटे 23-23 घंटे बेचारे लोड शेडिंग में मरते हैं। ये आलम हो चुका है। उस शहर का जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, उस शहर का जो हमारी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर क्या करें बेचारे, मुझे बताएं ना। इस मुल्क में मुझे बताएं बोल कौन रहा है? चले छोड़ दें, बोल कौन रहा है? हुकूमत है, हुकूमत तो हुकूमत बोल रही है ना। कितने हुकूमत में लोग बोल रहे हैं? 10, 15, 20, 25, 30 ये लगा लेना, गुजारा चल रहा है उनका। अगर 25 करोड़ अवाम से सिर्फ ये बोल रहे हैं तो बाकी अवाम तो गूंगी है, यहाँ बाकी अवाम सोई हुई है। तो आप उसमें सिर्फ MKM को क्यों रगड़ा लगाते हैं? आप उसमें बाकी क्यों नहीं करते? आप ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे क्यों पूछते? आज उनको चैलेंज किया है बैरिस्टर सैफ ने, पता है ना आपको जी। आज उन्होंने कहा जी साबित करें कि ये जो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने ला के बसाया है, साबित करें। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो हम साबित कर देते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ तय हुआ था। ये क्या खेल गेम शुरू हो गया भाई।